अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पाकिस्तानी सियासत में इल्ज़ामात और एक दूसरे पर ज़ाती हमलों की भरमार तो अब एक मामूल बन चुकी है, मगर ऐवान के अंदर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश के चौंका देने वाले जो मनाजिर हैं वो भी अब देखने को मिल रहे हैं हमें, जिसके बाद इस बात पर वाकई यकीन करने को दिल चाहता है कि हमारी सियासत में अब सब कुछ ही जायज़ है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, चाहे वो थप्पड़ों की बरसात ही क्यों ना हो। ऐसा ही कुछ गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली इजलास के दौरान उस वक्त देखने को मिला कि जब PTI से ताल्लुक़ रखने वाले अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसान रियाज को थप्पड़ रसीद कर दिया, और जिसके बाद दोनों अरकान के दरमियान हाथापाई बाकायदा तौर पर शुरू हो गई और दीगर अरकान को बीच बचाव कराना पड़ा। मीडिया इतलात के मुताबिक दोनों अरकान के एक दूसरे को आवाज़ें कसने पर हाथापाई शुरू हुई, जिसके बाद कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल ने दोनों को असम्बली की अगली 15 नशिस्तों तक के लिए मुअत्तल कर दिया है। अरकान की मुअत्तली पर अपोजिशन मेंबरान ने ऐवान से वॉकआउट भी किया। मामला पंजाब असम्बली के फ्लोर तक ही महदूद न रहा और गुज़िश्ता रात पंजाब असम्बली के मीडिया हॉल में अपोजिशन नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमती अरकान की भी आमद हुई, जिसके बाद एक बड़ा ही नाखुशगवार सूरत हाल जो है वो डेवलप कर गई, देखने में आई हमारे। और अपोजिशन अरकान ने ये इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमती अरकान ने उन पर बाकायदा हमला किया है और उन्हें गालियों का निशाना बनाया है। आज इसी तनाजुर में डिप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी ने स्पीकर असम्बली को एक ख़त भी लिखा है कि इस हवाले से तहकीकात की जाएँ। पंजाब असम्बली में नौबत थप्पड़ों तक कैसे आई, असम्बली में अब क्या माहौल बनने जा रहा है, क्या टेम्परेचर्स कम होंगे या ये टेम्परेचर्स इसी तरह हाई फ्लेम पर उबलते बरकरार रहेंगे, क्योंकि 5 अगस्त की तहरीक की जो डेडलाइन है या तारीख है वो भी बस आन पहुंची है। सो इसी सारे मामले के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI के रुकने पंजाब असम्बली हैं खालिद निसार डोगर साहब, जो कि कल पेश आने वाले वाक़े के मरकज़ी किरदार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे डोगर साहब कि कल ये सारा मामला क्या हुआ था, कैसे ये इतनी गर्मा गर्मी हो गई ऐवान में। असल में तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि हुआ क्या था बेसिकली। अच्छा, इसमें अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए ना, ये सिर्फ वो छोटी सी वीडियो को देख के आप कोई जज नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते क्या बेसिकली हुआ था। तो आप देखें कि 3 साल से हमारे साथ, हमारे लीडर के साथ ये क्या कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स के साथ क्या कर रहे हैं, हमारे साथ जुल्म और ज्यादतियां और औरतों के साथ इन्होंने क्या किया। तो वो हैविंग सेड दैट, वो आपको पता है वो सारा। तो हमने उस सेशन में काफी ज्यादा शोर किया था, होटिंग की थी। उनको उस बात का बहुत प्रॉब्लम थी, उस बात की कि हमने मरियम की स्पीच के दौरान क्यों हमने प्रोटेस्ट किया। तो देखिए, ये हमारा एक राइट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। उस वजह से उन्होंने 26 MPs को सस्पेंड किया, जिसमें आई वाज वन ऑफ देम, और फिर हमें अभी रिसेंटली हमें रिइंस्टेट किया। तो अब उन्होंने ये सोच लिया था कि ऑपोजिशन को हमने उनको स्पेस नहीं देनी और हमने उनको नरमी नहीं करनी हमारे साथ, तो बहुत ज्यादा सख्ती करना शुरू हो गए। ठीक है। तो वो राना शहबाज साहब कुरान लेके आए, तो क्या आप कुरान पे हलफ देते हैं, इस मुल्क में इंसाफ है कि नहीं है। तो आगे से कहते हैं आपको कुरान पढ़ना आता है। देखिए, ये कोई रवैया है स्पीकर का, जो आपसे जो एक इम्पार्शियल एक सीट है, वो बिल्कुल कह रहा है कि आपको कुरान नहीं पढ़ना आता, आप वजू में नहीं है, इस तरह की बातें। हमने वॉकआउट किया। वॉकआउट के बाद हम वापस आए तो फिर से शुरू हो गया कि आप बैठ जाएं, आप मुझे डिक्टेट ना करें, मुझे पता है हाउस कैसे चलाना है। और ये जो मसरूफ हसान है, इन्होंने इतनी बदतमीजी की है, इन्होंने इतनी डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज की है हमारे बारे में, हमारे MPs के बारे में, हमारे लीडर के बारे में। तो एक मतलब कहते हैं इनको बाहर निकालें, इनको फेंक दें बाहर। और फिर जब मैंने इसको कहा कि यार आप बैठ जाओ प्लीज, मुझे कहता है आप मतलब इतनी, मैं कैसे आपको बताऊं कि किस तरह की मतलब गैर पार्लिमानी अल्फाज यूज किए। पता नहीं उनको उस टाइम हुआ क्या हुआ था, बिल्कुल ही पागल हो गए थे गुस्से से, मुझे बोलना शुरू हो गए, चीखना शुरू हो गए, तुम्हारे लीडर को भी मैं देख लूंगा, ऐसा की बातें करना शुरू हो गई। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाना शुरू हो गया अपनी तरफ। जब मैं उनकी तरफ गया हूँ तो उन्होंने मुझे आगे से थप्पड़ मारने की कोशिश की। मैंने उनका फिर ब्लॉक कर किया और फिर मैंने अपने डिफेंस में उनको एक मारा है। अच्छा, तो ये जो आप सारी बात बता रहे हैं कि अब कुछ अल्फाज तो ज़ाहिर है आपने यहाँ पर नहीं बोले, मैं उसमें आपको बेनिफिट ऑफ डाउट इस तरह से दे सकती हूँ कि वो ज़ाहिर है इतने गैर पार्लिमानी है कि एक आप मेरे सामने भी नहीं बोलना चाह रहे और आप आवाम के सामने प्रोग्राम पे भी नहीं बोलना चाह रहे। लेकिन उस बात के अलावा जो आप कह रहे हैं कि वज़ू की बात हुई या आपको कुरान पढ़ना आता है, अब ये तो वो तानाजनी है या ये तो वो नुक्ताचीनी या आप इसको टॉन्टिंग कह लें, जो कि हमारे ऐवानों में तो बड़े आम तौर पर होता है। तो वुड दैट स्टिल जस्टिफाई फिजिकल असॉल्ट बेसिकली जो हमने कल देखा, जो जिसका इल्जाम बेसिकली आप पे लग रहा है कि how can a Muslim tell you or ask you whether you know how to read Quran or not? This is not his job, na. His job is to run the नहीं, लेकिन house. He's अगर a custodian.
नहीं, तो आपको एतराज उस चीज पर है या आपको उनके ओवरऑल रवैये पे एतराज है? मतलब वो तो बहुत नहीं, सारी हमें बातें हमारे हमें लोग कहते ओवरऑल रहते हैं ना, भैया, हमें तो। आप देखें, आप देखिए स्पीकर बेशक नून लीग का होता है, लेकिन स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने दोनों को साथ लेके चलना है। और वो हमें ये कह रहा है कि आप वजू में हैं, आप कुरान कैसे लेके आ गए? देखिए कोई कोई गैर आईनी चीज हमने की, अगर हम कुरान कुरान नहीं उठाते रहे माजी में लोग, ठीक है, तो सियासत में आपने आना इसका जवाब इस्लाम दिया कुरान था? में। आपने उनको कहा था कि हाँ मैं वजू में हूं, मैं कुरान लेकर आ गया हूँ, ये तो बात यहीं खत्म हो हमने जाती है। सारा किया, हमने जवाब दिया, उन्होंने कहा जवाब सुने नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुने। आप अगर रिकॉर्डिंग देखेंगे आपको समझ आएगी कि डिप्टी स्पीकर वाज उस दिन वो बादशाह बना हुआ था। वो कोई जमहूरी मुल्क का मुझे स्पीकर लग ही नहीं रहा था, वो तो पीछे से गाइड होके आया हुआ था कि क्या करना है। और उसके बाद हमने वॉकआउट किया क्योंकि हमें स्पीच ही नहीं करने दे रहा था वो। तो उसके बाद आप देखिए, अगर आप गौर से रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, वो हम्म। बार बार हसान को कह रहे हैं, हसान आप बैठ जाएं, हसान आप बैठ जाएं। 5-6 कह रहे दफा हैं। उसने हसान को बिठाया, मुझे जी नहीं जी। बिठाया उन्होंने। तो वो हसान ही बदतमीजी कर रहे थे, सबसे बदतमीजी कर रहे थे वो, और हमारे बस बहुत गलत गलीज अल्फाज यूज कर रहे थे हमारे अच्छा, एमपी से लीडर के बारे में। अब जाहिर है कि जब किसी भी, जाहिर है वो एक तो बात अंडरस्टूड है कि आप और वो अलग अलग जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोगों का कोई किसी तौर पर नज़रिया भी एक नहीं है और आप लोगों की सियासत भी डिफरेंट है। लेकिन जब कोई हाथापाई होती है या इस किस्म का कोई अफसोसनाक वाक़या होता है तो उसके बाद अमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि जो भी इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं वो बाद में अफसोस करती हैं या रिजेंट करती हैं उस सारे एक्ट को। आप रिजेंट करते हैं इस एक्ट को या आपको अपना फैसला ठीक लगा जो आपने उस वक्त उधर किया और आपको कोई मलाल देखिए नहीं मैं है? आपको कहता हूँ, मैं मुझे रिग्रेट है इस चीज का। देख, हम पार्लिमानी लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम इस वायलेंस पे तो बिल्कुल यकीन नहीं रखते। लेकिन जब इतना ज्यादा प्रोवोक किया जाएगा, इतना ज्यादा इंस्टिगेट किया जाएगा एक ही दफा बार बार, तो देखिए इस पे देखिए ना, हम हमारी फ्रस्ट्रेशन देखें। हमारा लीडर 2 साल से गर्मी में जेल में है, उसको पानी नहीं दिया जा रहा, गंदा पानी वजू में देते हैं, और हमें हाउस में प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है। फिर हमें ये कहते हैं हम मौजब भी रहें। देखिए किसी भी मुआशरे में ऐसे नहीं होता कि आप लोगों के साथ जुल्म भी करें और ज्यादतियां भी करें, आप उनसे एक्सपेक्ट करें ये मौजब मौजब ही रहेंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भी प्रोटेस्ट हुए हैं या लोगों ने रिबेल किया है, वो लोगों के रवैयों की वजह से किया है। और जब उनको ठीक उनको है। पीसफुल प्रोटेस्ट से रोका जाएगा। जी जी। अच्छा डोगर साहब, ये भी बताइए कि जब आपने क्योंकि जिक्र किया स्टार्ट में इस सेगमेंट के कि आप भी उन अरकान में थे कि जिनकी मुअत्तली करने की कोशिश की जा रही थी और जिनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था 26 अरकान पंजाब स्पीकर साहब ने पंजाब असम्बली के, तो उस वक्त जब आप लोग नाअहली हुई, मतलब बेसिकली नाअहली की तरफ रास्ता जा रहा था और आप लोगों की उस वक्त तक इनके साथ कोई सेटलमेंट भी नहीं हुई थी, कोई मुआहिदा बातचीत नहीं हुई थी, वो अब जाके हुई है कुछ हफ्ता पहले तकरीबन। तो उस वक्त हमने देखा था कि आप लोगों की तरफ से कोई एहतजाज, कोई ऐवान के बाहर कोई इस किस्म की, मतलब जहाँ पर एहतजाज करना बनता है वहाँ पर पीटीआई एहतजाज करती नहीं है, और जहाँ पर शायद जब्त का मुजाहरा करना शायद हो सकता है मुश्किल तो होगा, आई एम श्योर आप जिस सिचुएशन में थे, मैं तो वहाँ नहीं थी, लेकिन जहाँ पर जब्त का मुजाहरा किया जा सकता है वहाँ मुक्के घूंसे चल जाते हैं, और जहाँ पर एहतजाज करना बनता था वहाँ ऐवान के बाहर आप लोगों ने कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों? नहीं, अगर आप उस दिन देखे ना, जिस दिन ये सारा वाकया हुआ है, तो हम सारे अगले दिन नेक्स्ट डे हम सारे एमपीज इकट्ठे हुए हैं असेंबली के बाहर। इतनी ज्यादा पुलिस इन्होंने बुलाई, जैसे कर्फ्यू लगाओ। और हमने अच्छा। बाहर असेंबली लगाने की कोशिश की है, लेकिन वहां तो उन्होंने पोल्स लगाए हुए, पंजाबी में चिड़ी नहीं पर मार सक रही थी। तो हम वहाँ पे क्या करते? हम देखिए, हम 100 हैं, हम 1000 का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। हम 100 हैं, हम कोई 10 का कर लेंगे, 20 का कर लेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा पुलिस थी तो हम, और बाकी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमने, जहाँ जो हमारे पास प्लेटफॉर्म था प्रोटेस्ट करने का, हमने बिल्कुल अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है उसमें। तो ठीक है। उस पर स्पीकर साहब भी कुछ समझ भी आई है अच्छा, अब जो जो गलत फाइनली कर रहे हैं। आखिरी एक दो सवाल है मेरे आपसे कि एक जो मुआहिदा अब आप लोगों का हुआ है और उस मुआहिदे के होने के बाद अब ये जो कल की सारी सिचुएशन डेवलप की है असेंबली में, उसके बाद आप जी, असेंबली का माहौल किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? आपको लग रहा है ये टेम्परेचर नीचे आ जाएगा या ये चीज़ अभी चलती देखिए रहेगी कुछ दिन? इसमें सबसे पहले तो स्पीकर को माफी मांगनी चाहिए अपने रवैये की। ठीक है, और अगर मुझे सस्पेंड किया है तो उस हसान नियाजी को भी, हसान रियाज को भी सस्पेंड करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको सस्पेंड नहीं किया आप हुआ? जब नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम है। रूल्स एंड प्रोसीजर ये कह रहे हैं कि आप गाली नहीं दे सकते, आप किताबें नहीं फाड़ सकते, और आप इस तरह किसी को हुल्लड़बाजी या गाली गलोच लीडर को नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट आर रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द बुक। हमारी जो है वो अपनी पार्लिमान की वो कहती है। तो उसमें अगर उसके वायलेशन की है, उन्होंने भी तो वायलेशन की है, लेकिन अच्छा, उनको वो कुछ नहीं कह रहे। जी। क्योंकि हमारे सामने तो ये खबर आई है कि उन्होंने मुअत्तल किया है आपको भी और उनको भी। नहीं, उनको नहीं किया। यही तो प्रॉब्लम है हमें। अच्छा ठीक हमने है। आज लेटर लिखा है हमारे ऑपोजिशन लीडर ने कि उनको भी मुअत्तल किया जाए।
ठीक है, उनको मुअत्तल नहीं किया। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा अब खालिद डोगर साहब, बस आखिरी सवाल ये है कि आप लोगों की अब एक एहतजाजी तहरीक भी शुरू होने लगी है, इट्स राउंड द कॉर्नर 5 अगस्त को। उसके लिए पंजाब की क्या तैयारियां हैं? ज़ाहिर हैं आप लोग सारे MPAs हैं, आप लोगों के सबके हल्के हैं, सो आप लोगों को क्या टास्क मिले हैं, क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं, क्या होने वाला है 5 अगस्त को PTI की तरफ देखिए से? देखें पंजाब ने हमेशा बहुत ज्यादा साथ दिया खान साहब का इस दफा इलेक्शन में भी, लेकिन जो जुल्म और जबर की दास्तान पंजाब में लिखेगी वो जिंदगी में कभी नहीं लिखेगी। अभी भी पुलिस हमारे घरों में रेड कर रही है, हमारे वर्कर्स के घरों में रेड करी। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा एक बात याद रखें, जो 5 अगस्त है ना, इट इज नॉट द फाइनल कॉल, इट इज द स्टार्ट। मैं ये हमारी तहरीक का शुरुआत है। तो मैं ये समझता हूँ इंशाल्लाह पंजाब में अभी तक हमारी पार्टी ने हमें क्लियर पॉलिसी नहीं बताई कि हमने क्या करना है। शायद ये हो कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ PTI के लोग बैठे हैं वो घरों से उसे निकलेंगे, घर के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट और तो शायद ये हमारी पार्टी ने अभी डिसाइड करें, और अब जब ये फाइनल हो जाएगा कि हमें क्या करना है तो वो क्लियर हो जाएगा सारा। तो तो ये अभी इंशाल्लाह तक वो हमारा फाइनल नहीं वो हमारा हुआ? स्टार्ट। अच्छा नई पार्टी ने अभी हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दी। अच्छा, पार्टी ने अभी तक आप लोगों को क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं, लेकिन वैसे जी तो बहुत करीब है, 4 दिन रह गए हैं बस सिर्फ टेक्निकली। जी जी जी, बस वो कह रहे हैं आप रेडी नहीं, हम आपको बताएंगे कल इंशाल्लाह। ठीक है, कल बताएंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। खालिद निसार डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन। और खालिद साहब का वर्जन आपने सुना। हमने नून लीग के भी जो MPA साहिब थे उनको भी बहुत आज कॉल्स की, उनके साथ हमारी बातचीत हुई, उनको हमने प्रोग्राम पे दावत दी कि दोनों साइड्स के मौक़िफ़ आपके सामने रखे, लेकिन उन्होंने एंड टाइम पे तकरीबन हामी भर के उसको फिर इनकार की तरफ वो ले गए, सो वो नहीं आ सके, उनका वर्जन आप तक नहीं पहुंच सका। हमने कोशिश की, बहरहाल हमारा इसमें कोई कसूर ना गिना जाए। आजकल तो वैसे ही टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हुआ हुआ है, कोई किसी को मार्जिन ऑफ एरर या बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देता, लेकिन हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि वो किसी और चैनल पे बैठ के अपनी कहानी शायद सुना रहे होंगे। सो वहाँ पर आप लोग भी सुन लीजिएगा उनकी कहानी और यहाँ पर डोगर साहब की सुन लीजिएगा। और अब प्रोग्राम में जिक्र इस्लामाबाद के इलाके तरनौल से 25 मन गधे का गोश्त बरामद होने के वाक़े का, जिसकी मज़ीद तफसीलात भी अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं। इस्लामाबाद फूड कंट्रोल अथॉरिटी ने 2 रोज़ कबल छापा मारकर तरनौल के इलाके में कायम एक स्लॉटर हाउस से 25 मन गधे का गोश्त जो है वो बरामद किया था, और साथ ही वहाँ पर बंधे 45 से ज़ायद गधे भी अपने कब्जे में ले लिए थे। इसके अलावा स्लॉटर हाउस में मौजूद गैर मुल्की कसाई और चौकीदार को भी हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब इस्लामाबाद फूड कंट्रोल अथॉरिटी का ये दावा सामने आया है कि उनको गोश्त की मौजूदगी के हवाले से मालूमात एक हफ्ता कबल ही मिल गई थी, और मुसलसल एक हफ्ते तक इन मालूमात पर काम किया गया ताकि मुलजिम रंगे हाथों पकड़े जा सकें। अथॉरिटी के मुताबिक गोश्त कहाँ तकसीम हुआ और इस हवाले से तहकीकात मजीद जारी हैं, जबकि गोश्त की इस्लामाबाद से बाहर सप्लाई के हवाले से भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ये सारा मामला है क्या और अब ये किस तरफ जा रहा है, फूड कंट्री और इस्लामाबाद की इंतजामिया इसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद फूड कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम मेमन साहब। जी वाले साहब, बहुत शुक्रिया मेमन साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो गधे का गोश्त है इसकी कितनी बड़ी मिकदार में मौजूदगी की मालूमात आप तक पहुंची थी, और क्या उतना ही गोश्त आप लोगों को छापा मारने पर मिला या उससे कम था, ज़्यादा था, और अब तक आप लोगों के पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस सारी सिचुएशन के हवाले से? जी मैडम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी का तारुफ कराना ज़रूर लाजमी समझूंगा। ये फूड अथॉरिटी तकरीबन को 2 साल पहले इस्टेब्लिश यहाँ इस्लामाबाद में हुई, और तब से अब तक हमारे पास तकरीबन को 15,000 जो फूड ऑपरेटर्स हैं जो कि फूड रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और उनकी डेली रूटीन में एक इंस्पेक्शन होती हैं डिफरेंट टाइम्स पे, चाहे वो पीक टाइम हो, नॉन पीक टाइम हो, रूटीन इंस्पेक्शन हो, या जो है ना रूटीन ठीक से है। हट के इंस्पेक्शन हो। और ये तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं ये तमाम इंस्पेक्ट होते हैं डिफरेंट टाइम्स में, और किसी भी रेस्टोरेंट में हमें अभी तक पिछले 2 सालों में जब से ये एस्टेब्लिश हुई है कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे हम ये कह सकें कि यहाँ कोई हराम गोश्त जो है कुक होके कस्टमर्स को खिलाया जाता था। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस इंफॉर्मेशन को और इस रेट को मैं तो बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ कि हमारी टीम्स काम कर रही हैं और हमें इंफॉर्मेशन भी आ रही है, हम उस पर रेट्स भी कर रहे हैं और ज़ाहिर है अवाम के सामने भी चीज़ ला रहे हैं। यही इंफॉर्मेशन हमें पहले मिली इसकी कि जी यहाँ पे एक फैसिलिटी इस्टेब्लिश हुई है जो कि डंकी मीट को जो है ना वो डंकी को स्लॉटर करती है और उसके मीट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अच्छा। उसी को 2-3 दिन उस पर हमने ज़ाहिर रेकी की, एंड देन लेट आवर्स में हमारी टीम्स गई लेड बाय डिप्टी डायरेक्टर, वो वहाँ गई और वहाँ पे उन्होंने जो है ना वो रेड की। वहाँ पे उनको जैसे आपने कहा कि जी 25 मन विच इज़ अराउंड जो है ना 1000 किलोग्राम बनता है, वो वहाँ बिल्कुल कटा हुआ डंकी मीट मिला। एट द सेम टाइम हमें 50 जो है ना वो डंकी वहाँ खड़े हुए मिले, दैट मीन्स वो
उनको सब्सिक्वेंटली स्लॉटर किया जाना था। अच्छा वहाँ पे एक गैर मुल्की बंदा एज इन नेशनल भी मिला, जिसको हमने अरेस्ट किया और सब्सिक्वेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। और इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस के एफर्ट से हमें चौकीदार भी अरेस्ट किया। और ठीक है। अब रिसेंट ये है कि अच्छा इरफान जो साहब उस ये भी जगह का मालिक बताइए। था, जो जी जी। जो उस जगह का मालिक था, उसको भी अरेस्ट किया गया है। अच्छा ठीक है। अच्छा और ये भी उसके बताइए इरफान मुताबिक साहब के जो एक हफ्ता आपने कहा ना कि आप लोग एक हफ्ता आप लोगों ने लगाया, उसको नज़र में रखा, उसकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया, तो आप लोग उसके स्लॉटर हाउस की एक्टिविटीज़ के हवाले से कोई सर्विलेंस वगैरह कर रहे थे या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हमें पहले लोकेशन कोई और मिली, वहां पे नहीं थी। सब्सिक्वेंटली फिर ये जो है ना लोकेशन बताई गई और लोकली किसी आदमी ने इनिशियली रिपोर्ट की थी और उसी की रिपोर्ट पे ही हमने ये एक्शन भी लिया है। ऐसा नहीं है कि हमने को 2-3 दिन लगाए और मॉनिटर करते रहे। अच्छा अच्छा हमने बिल्कुल ये जरूर देखा है कि वहाँ फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है, जिसको मॉनिटर किया और फिर हमने जो है ना उस पे एक्शन लिया। तो उसमें यूँ है कि जैसे मैंने कहा कि वो जो उस जगह का मालिक था, उसको भी कल रात अरेस्ट किया गया है, जिसके मुताबिक जो है उसने एक रेंटल पर्पस के लिए जगह दी थी और फॉर फैक्ट्री पर्पस दी थी। अब वो सारे तीनों जो लोग हैं वो पुलिस के कब्जे में हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये की जा रही है कि ये एक्चुअली मीट जो 1000 केजी था या अगला मीट आना था, वो कहाँ जा रहा है। अब उसमें ना 3 सिनेरियो ये हैं। पता नहीं चल सबसे सका अभी तक कि ये कहाँ जा रहा नहीं, है। अभी जारी है इन्वेस्टिगेशन, इसलिए मैंने कहा अच्छा। कि हम कंक्लूसिव एविडेंस जब आएगी तो रिपोर्ट और जरूर क्या आपके सामने इसमें पेश ये की जाएगी। बताया जा सकता है अभी इस मौके पर जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि क्या ये गोश्त इस्लामाबाद में भी कहीं सप्लाई हो रहा देखिए था? मैं अर्ज करता हूँ, मैंने कहा जी 3 सिनेरियो हो सकते हैं ना। एक सिनेरियो तो ये है कि जी इस्लामाबाद में भी पंजाब और मे बी केपी लोकल रेस्टोरेंट्स में इसको सप्लाई किया जा रहा हो और ये रेस्टोरेंट जो कुक ठीक करते हैं है। उसमें इसको कुक करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बहुत सारे गैर मुल्की जो नेशनल्स हैं, फॉरेन नेशनल्स, वो इस गोश्त को कंज्यूम करते हैं, उनकी यूजेज के लिए भी ये गोश्त हो सकता है, दूसरा सिनेरियो। तीसरा और आखिरी सिनेरियो ये है कि इसकी हाइट्स तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट भी होती हैं, सेम ठीक इसका है। मीट भी एक्सपोर्ट होता है, तो ये कोई एक्सपोर्ट पर्पज के अच्छा लिए अब ना हो लॉ रहा हो, क्योंकि बताइए। वहाँ पे ठीक जी है। देखें, लॉ अब बताइए बात ये है इरफान कि साहब लॉ के लॉ तो इस्लामाबाद में मैंने लॉ अर्ज की क्या कि है और क्या लाइसेंस चाहिए होता है किसी को ऐसे जानवर को स्लॉटर करने और उसका गोश्त बनाकर बिल्कुल लाइसेंस एक्सपोर्ट चाहिए करने होता का? है। और कि हम एज पर रिकॉर्ड, एज पर अवेलेबिलिटी, किसी ने लाइसेंस ना ही अप्लाई किया, ना किसी के पास कोई लाइसेंस है, तो दैट मींस ये इलीगल एक्टिविटी तो एनी हाउ थी। इवन ठीक है। फॉर दैट मैटर अगर ये एक्सपोर्ट पर्पज के लिए भी हो रही थी तो इलीगल एक्टिविटी तो थी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप फाइनेंशियल मॉडल को देखें ना, तो ये गधा ऐसा नहीं है कि जो आवारा फिरता हो और आप उसको पकड़ के ज़बह करते हैं। गधा इज एन एक्सपेंसिव कमोडिटी जो कि 80,000, लाख, ठीक है। 70,000, 75,000 पे अच्छा मिलता है। ये तो आपने तो आज अब लोगों वो को बता दिया, अवाम ने तो उसको बड़ा सस्ता और हल्का समझा हुआ था। नहीं 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 नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये मतलब अगेन वही बात है कि फाइनेंशियल मॉडल इसको सपोर्ट नहीं करता ठीक है। कि जो नॉर्मल बड़ा गोश्त है गाय और भैंस का, वो मार्केट में अवेलेबल है, रेट आप सबको पता है, हम सब लेते हैं। तो अगर हम गधे का गोश्त लगाएं तो वो तो मार्केट में तब आ सकता है ज्यादातर जब उसका बहुत ज्यादा मार्जिन हो। तो ये बहुत ज्यादा मार्जिन है नहीं प्रॉफिटेबल के हिसाब से। तो दो के देयर इज नो एविडेंस अवेलेबल कि मैं कहूँ जी बिल्कुल कहीं यूज नहीं हो रहा होगा, बट एट द सेम टाइम मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल मॉडल उसको सपोर्ट नहीं करता। अच्छा तो दो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब वो क्लियर, मैंने कहा कि इस वक्त भी कंक्लूडिंग ठीक है। एविडेंस हमारे पास नहीं है कि ये कहाँ एक्चुअली जा रहा था। ठीक है। जरूर अच्छा कहीं जा जरूर रहा होगा, वो हाँ कंज्यूम हो रहा है फॉरेन नेशनल्स के लिए या लोकल्स के लिए या एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका जैसे कोई रिपोर्ट आएगी तो मैं जरूर आपके साथ और आवाम के साथ जरूर शेयर करूंगा। क्योंकि लोगों का दायरा एक पैनिक में लोग हैं, बट उस पैनिक को मतलब हटाने के लिए मैं लोगों को ये एक बात जरूर पहुंचाऊं कि ऐसी कोई जो है ना पिछले 2 सालों में कोई एविडेंस नहीं मिला कि लोकल रेस्टोरेंट्स में कोई हराम गोश्त जो है ना वो कुक हो रहा हो। अच्छा अब ये तो हम बताइए बड़ा कि पाकिस्तान जी में हमारे पास जो हमारी अथॉरिटीज़ के पास लाइसेंसेज अप्लाई करते हैं वो किन किन जानवरों के होते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के कवानीन के तहत गधा तो चलें एक्सपोर्ट होता है, और कौन कौन सा जानवर है जिसका गोश्त हम एक्सपोर्ट कर रहे देखिए, हैं बाकी तो या? सारे हलाल है ना। जो स्लॉटर हाउस गवर्नमेंट के बने हुए हैं, वो स्लॉटरिंग सिर्फ हलाल जानवर की होती है ना, जो इंक्लूसिव, जिसमें आपकी गाय है, भैंस है, आपका जो है ना ये बकरी है, लैम्ब है, इवन ये तो आपके हलाल जानवर है। इवन चिकन वाले जो सारे मीट है, ठीक है। ये सारा हलाल है जो पाकिस्तान में आमतौर पर यूज होता है। जो स्लॉटरिंग इस्लामाबाद में होती है वो पिंडी और इस्लामाबाद के बॉर्डर पे स्लॉटरिंग हाउस है, स्लॉटर हाउस जिसको कहेंगे आप। वहाँ अच्छा पे डेली सुबह स्लॉटरिंग होती है, ठीक है। बारिंग ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। वहाँ वेटरनरी डॉक्टर भी वहाँ मौजूद होता है, बाकी इंतजामिया पिंडी और इस्लामाबाद की भी होती है। डेली बेसिस पे वहाँ से गोश्त कट के तमाम जो रिटेलर्स हैं वहाँ पे जाता है। तो ठीक है। वो तो एक बड़ी एक एंटिटी मौजूद है, फैसिलिटी मौजूद है, जहाँ से तमाम रिटेलर्स गोश्त परचेज करते हैं, वहीं से रेट भी निकलता है। अच्छा यस, कहीं अगर कोई इलीगल स्लॉटरिंग करेगा किसी गले में, किसी मोहल्ले में, तो उसको बिल्कुल टीम पकड़ती हैं, उसको पिनलाइज भी किया जाता है। तो अभी तक मैंने कहा कि हमारी टीम को कोई ऐसा
एविडेंस पिछले 2 सालों में बिल्कुल नहीं मिला, जो कि रेस्टोरेंट में हमें ये एविडेंस मिला हो कि जी कोई हराम गोश्त यूज हो रहा हो। बिल्कुल ये एथेंटिसिटी से मैं आपकी मदद से लोगों तक किसी ये भी मैसेज जानवर के पहुंचाना हवाले चाहूंगा। से, जिसमें गधे की सिर्फ जी हम ऑफ बात कोर्स, नहीं कर जी रहे, डॉग्स की भी बात जी हो रही एग्जैक्टली, है और इस किस्म के जी जानवरों की भी। बिल्कुल बिल्कुल जी, कोई एविडेंस नहीं मिला जिसमें हराम गोश्त जो है ना वो कुक हो रहा अच्छा, हो। एक और सवाल भी है अब इरफान साहब, और वो जी भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हवाले से है कि ये आप लोग कैसे मेक श्योर करते हैं कि ये गोश्त इस किस्म का है, आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से होती है, वो भी जरा लोगों को भी बताएं देखिए, ताकि ये लोगों को जो भी जरा फूड समझ में सेफ्टी आए। टीम्स हैं और जी, ये भी फूड सेफ्टी बताइएगा टीम्स हैं, मैं कि, अर्ज करता हूँ और एक और चीज़ भी पूछ रही जो हूँ आपसे, वो भी बता जी दीजिएगा कि मिसाल के तौर पे मुर्गियाँ हम जब अक्सर देखते हैं कि वो चिकन्स जो हैं वो स्लॉटर हाउस के लिए पहुँच रही हैं, जिंदा होती हैं, रास्ते में ही कुछ मर जाती हैं बेचारी, गर्मी से, भूख से या किसी चीज़ से, तो क्या वो जो मरी हुई हैं वो भी हमारी दुकानों पे बिकने के लिए, जाहिर है अब उन मुर्गियों का क्या करते हैं, कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि हम इन्हीं को जो मर जाती हैं रास्ते में उनको हम अपनी ही मुर्गियों की फीड बना देते हैं, लेकिन अगर मुर्गियों की फीड नहीं बनी तो फिर यानी कि वो इंसानों की फीड बन रही है, तो इनको किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें, कैसे पता चलेगा कि भाई ये मुर्दार तो कहीं नहीं है या कोई ऐसा जानवर तो नहीं है जो मर गया था और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने फ्रीज कर दिया और उसको रख लिया और अब आप वो हमें खिला रहे हैं। दोनों देखिए बातों को मैडम, बताइएगा। बात ये है कि बड़ा ये टेक्निकल सी चीज है। जैसे कि कहीं कोई बंदा इंसान बीमार होता है और उसको कोई जख्म होता है, तो वो डॉक्टर नहीं बता सकता है कि ये इन्फेक्शन है या नॉर्मल जख्म है, इस पे आपने दवाई कौन सी लगानी है। इसी तरह जो मैं और आप तो लेमैन है, जो ये फूड सेफ्टी टीम्स होती हैं जिनकी डिग्रीज ही इस वेटरनरी में या फूड सेफ्टी में, फूड सेफ्टी इज अ सब्जेक्ट दीज डेज, वो उन्होंने डिग्रीज की होती हैं और दे आर टेक्निकल पर्सन जो ये एक्चुअली गोश्त को देख के ये बता सकते हैं कि जी गोश्त की ये, इवन अगर वो गोश्त रखा हुआ भी स्मेल कर जाएगा या स्मेल ना भी करे और कई दिनों पुराना होगा, तो वो टीम्स ये भी बता सकती हैं कि जी ये पुराना गोश्त है या इसको पानी लगाया गया है या ये किसी और जानवर का गोश्त है। दे आर एक्सपर्ट्स इन इट। तो वो एक टेक्निकल टीम्स हैं जो इसको सर्वे करती हैं, एज इंस्पेक्ट करती हैं। मैं और आप तो ज़रा लेमैन है, वी कैन नॉट डू दैट, नीदर हमारी कैपेसिटी है, बट उन फूड सेफ्टी टीम्स की बिल्कुल कैपेसिटी है। ना सिर्फ इस्लामाबाद, बल्कि मैं डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी भी रहा हूँ, उनके पास भी ये फैसिलिटी है, तमाम फूड अथॉरिटी के पास ये फैसिलिटी है कि जो उनकी फूड सेफ्टी टीम्स हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड और वो एक्सपर्ट्स हैं इस अपने प्रोफेशन में। दे कैन एक्चुअली जज द मीट आफ्टर एग्जामिनिंग इट कि जी ये कोई मुर्गी का गोश्त है तो ये क्या बीमार मुर्गी है या फॉर दैट मैटर इवन मुर्दार या जो है ना वो बीमार जानवर का गोश्त है, वो बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है जो ये अज्यूम करते हैं, जो मैंने बात की कि जो इंस्पेक्शन होती हैं वो यही टेक्निकल टीम्स करती हैं, जो ये बताती हैं कि जी इस होटल का हमने गोश्त जो है ना वो एग्जामिन किया या मुर्गी का गोश्त एग्जामिन किया, ठीक इंस्पेक्ट है। किया और इसमें ये खराबी है या नहीं है। और तो ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है और ये फूड सेफ्टी टीम्स तसल्ली एक्सपर्ट हैं। इत्मीनान के लिए ये भी बताइए कि आपकी टीम्स कितने कितने अरसे बाद किस किस लोकेशंस की, मार्केट्स की, किस तरीके की जगहों की छापे मारती हैं और वहां पर जाके ये स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। देखें, एक तो हमारी ना रूटीन इंस्पेक्शन है जिसपे हमने अपने कंजम्पशन के लिए एक प्लान बनाया होता है कि जी आज इन्होंने F62 में जाना है, आज ठीक है। F73 में जाना है, आज राणा मार्केट में जाना है, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, आज शाला में जाना है या फॉर दैट मैटर तरनौल में जाना है या बाराको में जाना है। एट द सेम टाइम हमने एक जो है ना रूटीन से हटके भी इंस्पेक्शन, जो आप रैंडम इंस्पेक्शन कहते हैं, वो भी रखी हुई हैं, जो बगैर बताए इवन टीम को भी पता नहीं होता कि आज उसने कहाँ जाना है, उसको हम एंड टाइम पे बताते हैं कि तुमने इस इलाके में जाना है। तो वो इसीलिए ना ऑन एंड ऑफ दोनों चीजें चल रही होती हैं। इसलिए मैं बड़ी अथेंटिसिटी से आपको ये बात कह रहा हूँ कि पिछले 2 सालों में कोई ऐसा एविडेंस हमें नहीं मिला जिसमें जो है ना हमने कोई ऐसा रेस्टोरेंट में कोई चीज ऐसी पकड़ी हो कि कोई हराम गोश्त वहाँ जो है ना मिला हो। यस, ऐसे कई जगह हुई है जहाँ वो गोश्त पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है या फ्रीजर में पड़े पड़े इवन पुराना हो जाता है, उनको हम पेनलाइज भी करते हैं, उन रेस्टोरेंट्स को सील भी करते हैं, सब्सिक्वेंटली उनकी सफाई हाइजीन को इम्प्रूव करने के बाद उनको परमिशन देते हैं। तो ये कॉन्स्टेंट एक्सरसाइज है, बट एट द सेम टाइम ठीक है। हराम गोश्त का जहाँ तक ताल्लुक है, बिल्कुल कहीं ऐसा एविडेंस हमें पिछले 2 सालों में प्लस में नहीं मिला। ठीक है, तो इत्मीनान से खाएं, इत्मीनान से खाएं, थोड़ा सा विजिलेंट होके खाएं, आवाम को भी चाहिए कि थोड़ा सा अपना विजिलेंट तो नहीं, आराम से खाएं। मतलब मैंने रेस्टोरेंट्स की आपको बात बता दी। ठीक है। इंशाल्लाह हमारी टीम्स ने और एक्टिवली काम शुरू कर दिया है, हम टीम्स को बढ़ा भी रहे हैं, उनकी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटी से मुराद नंबर ऑफ टीम्स बढ़ा रहे हैं ताकि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन बढ़ सके। तो इंशाल्लाह इस्लामाबाद इज इन सो फार सेफ हैंड्स और अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी ये पर्टिकुलर इंसिडेंट है, इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है और अवाम तक और आप तक पर्टिकुलरली ये सारी रिपोर्ट पेश की जाएगी कि जी इसका क्या बिल्कुल फर्द ठीक हाल है। है और व्हाट वाज द बैकग्राउंड।
जी मैडम। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इरफान नवाज मेमन साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और इस चीज़ की अश्योरिटी दिला रहे थे हमारे नाजरीन को कि इस्लामाबाद में किसी जगह पर गधे के गोश्त के से बनी हुई कोई डिश या किसी रेस्टोरेंट में कोई गधे का गोश्त जो है उसके इस्तेमाल के शवाहिद जो हैं वो नहीं मौसूल हुए हैं। छापे मारे हैं, बड़ी रिगरस रेड्स की हैं फूड अथॉरिटी ने और उनको इस किस्म के किसी तौर पर कोई शवाहिद इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट्स में नहीं मिले हैं। सो इट इज़ सेफ़ टू ईट आउट एट द रेस्टोरेंट्स और आप जाएँ, लेकिन विजिलेंट के होकर खाना खाइएगा, ज़रा देकर खाना खाइए। अगर हराम गोश्त नहीं है या मुर्दार नहीं है तो उसमें मसाइल और भी कुछ हो सकते हैं। सो अपने आप को ज़रा मेक श्योर करें कि आप ऐसी जगह पर खा रहे हैं जहाँ पर आपको पूरा एतमाद हो, पूरा ट्रस्ट हो, और जहाँ पर भी आपको कोई शक शुबा हो आप ज़रूर फूड अथॉरिटी को कॉल करें, उनको बुलाएं और उनको कहें कि भाई यहाँ पर आकर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करें। प्रोग्राम में जिक्र चीनी की बढ़ती कीमतों का, इसके मार्केट से गायब होने का और इस हवाले से हुकूमती बेबसी का, जिसकी गूंज अब पार्लियामेंट तक जा पहुंची है। एक जानिब आज हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान चीनी की 165 रुपए फी किलो फरोख्त के हवाले से होने वाले मज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और इनमें कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई है। जबकि दूसरी जानिब आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ऑडिटर जनरल ने ये इंकशाफ किया है कि चीनी के मौजूदा बहरान से शुगर मिल्स मालकान ने 300 अरब रुपए से ज़ायद बनाए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास के दौरान सेक्रेटरी सनत व पैदावार ने चीनी के एक्सपोर्ट के हवाले से आदाद शुमार भी शेयर किए, जबकि कमेटी अरकान ने चीनी की कीमतों में इजाफे पर नागवारी का इजहार करते हुए हुकूमती पॉलिसियों पर भी सवाल उठाया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आज चीनी बहरान पर क्या गर्मा हुई और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MQM के रुकन कौमी असम्बली मोइन आमिर पीरजादा साहब, जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मोइन साहब। बहुत शुक्रिया मोइन साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चीनी बहरान के हवाले से कार्रवाई हुई, वो क्या कार्रवाई हुई और कमेटी को कितनी तशवीश है इस सारे मामले पर? देखिए, कमेटी ने तकरीबन 10 दिन पहले नोटिस किया था चीनी की बढ़ती हुई कीमतों का और जो इंपोर्ट के अंदर जो बिल्कुल कानून से हटकर सहूलत इंपोर्टर्स को इन्होंने दी उसके ऊपर। तो इससे पहले लास्ट वीक मीटिंग हुई थी तो इसमें डाटा इनके पास कंप्लीट नहीं था, तो आज इन्हें दोबारा बुलाया था ताकि आप हमें सही तरीके से बता सकें। तो जो इन्होंने बताई हैं चीज़ें वो तो इतनी ख़तरनाक हैं और लोगों को जानबूझ के अच्छा एक इस परेशानी में डाला गया है। वो क्या कुछ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? हाँ बिल्कुल, ये तो ओपन था, तमाम सहाफ़ी मौजूद थे, लेकिन जब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे तो उस वक्त स्पेशली पंजाब और सिंध के चीफ सेक्रेटरीज ने, और एक है शुगर एडवाइजरी बोर्ड। शुगर एडवाइजरी बोर्ड है, उसमें हुकूमत के चंद मिनिस्टर्स होते हैं, शुगर मिल एसोसिएशंस के लोग होते हैं और एक दो ग्रोअर के नुमाइंदे होते हैं। इसके अंदर कंज्यूमर का कोई नुमाइंदा नहीं है कि जो खरीदेगा, जो मार्केट से लेगा, जो गरीब आदमी जाके दुकान से चीनी खरीदेगा, उसका कोई नुमाइंदा इस बोर्ड के अंदर नहीं है। इस बोर्ड के अंदर फैसला कर लेते हैं कि जी हमारे पास सफिशिएंट चीनी है और हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी, उस वक्त यकीन दहानी कराई कि जी कीमतें नहीं बढ़ेंगी, शॉर्टेज नहीं होगी। कमेटी ने बार बार इनसे कहा कि भाई जिन लोगों ने ये यकीन दहानी कराई थी कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी, शॉर्टेज नहीं होगी, तो अब ये कीमतें भी बढ़ गई, शॉर्टेज भी हो गई और बाज़ जगहों पे तो मिल ही नहीं रही है। कल कराची में मैंने खरीदी 210 रुपए। अच्छा। मैंने आज कमेटी में भी ये बात बताई और आज मुझे एक दोस्त मुझे इस्लामाबाद में मिले, असम्बली में ही काम करते हैं, उन्होंने कहा सर 210 क्या, यहाँ तो कई स्टोर्स पे अवेलेबल ही नहीं है चीनी, बिल्कुल भी। वफाकी दारुल हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल तमाम तर जो शुगर कंपनीज हैं, शुगर मिल मालकान हैं उनका, और ये शुगर एडवाइजरी बोर्ड जो एक नाम में याद बना हुआ है, इनकी मिली भगत से ये पहले एक्सपोर्ट की गई है। और मैं बड़ा डाउट है मुझे कि जो अब इंपोर्ट कर रहे हैं ये किसी ऐसे कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं जिसको इन्होंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट की। मैंने बारहा सेक्रेटरी साहब से ये दरख्वास्त की कि मैंने कहा आप कम से कम ये बैन लगा दें कि जिस कंट्री को हमने एक्सपोर्ट की है, कोई भी कंपनी ये कमोडिटी है, खाने पीने की चीज़ें सिर्फ उस सूरत में लेगा जब उसके यहाँ शॉर्टेज होगी, हम उससे वापस इंपोर्ट ना करें। लेकिन सेक्रेटरी साहब कोई भी इसमें तसल्ली पर जवाब नहीं दे सके कि कहना नहीं सर इससे तो ये हो जाएगा और लेट हो जाएगा और हमें बहुत फिर शॉर्टेज हो जाएगी। तो वो उन्होंने पूरा जो ये मामला बनाया उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सिर्फ शुगर मिल मालकान को
इन्होंने अरबों रुपए का मुनाफा देना है और इसके अंदर और कुछ भी नहीं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ तो जाहिर है पहली दफ़ा पाकिस्तान में नहीं हो रही, और मोइन साहब आप भी जानते हैं, हमारी हुकूमतें भी मुख्तलिफ अदवार देख चुकी हैं, यही हुक्मरान हमारे पहले भी रहे हैं, सो इनको भी इस चीज़ का बड़ा बखूबी इदराक है। तो ये इतना अंधा एतबार कर लिया इन्होंने कि उन्होंने गारंटियाँ दी और इन्होंने मान लिया बिल्कुल जैसे पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान में ये। और इससे पहले कभी चीनी का बहरान भी नहीं आया, कभी चीनी हमने एक्सपोर्ट भी नहीं की है, कभी इंपोर्ट भी नहीं की है, और ये डिमांड सप्लाई की का खेल भी हमने दोबारा पहले कभी नहीं खेला। सो इतनी मासूम थी हुकूमत के, उसको समझ भी नहीं आई और उन्होंने आंखें बंद करके एतबार कर लिया। और वो जो आप बात कर रहे थे ना कि आप 210 की खरीद कर लाए हैं कल, इस्लामाबाद पिंडी में भी सर यही हालम है, और जब एक्सपोर्ट हो रही थी तो उस वक्त 143 रुपये फ़ी किलो का रेट था चीनी का। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस मामले में तो ढिठाई की इंतहा ये है कि कई सालों से चोरी का पैटर्न भी एक ही है। चोर आता है ना किसी दुकान के अंदर, वो मुख्तलिफ पैटर्न के साथ चीज़ें चोरी करता है, लेकिन इसमें पैटर्न भी सेम ही होता है हर बार, चाहे कोई भी हुकूमत हो। एक्सपोर्ट की जाती है चीनी, शॉर्टेज पैदा की जाती है, उससे कीमतें बढ़ाई जाती हैं। पहले एक्सपोर्ट में कमाते हैं, फिर कीमतें बढ़ा के मिल मालकान कमाते हैं, और फिर आखिर में इंपोर्ट करते हैं, उससे कमाते हैं। अब आप ये सोचें कि आज अगर ये चीनी इंपोर्ट करना शुरू करेंगे कि सितंबर में लैंड करेगी, अक्टूबर में लैंड करेगी चीनी, तो नवंबर में तो हमारा किसान गन्ना लेके खड़ा होगा बेचने के लिए। हाँ, उसका क्या होगा? वो उससे चीनी, उसको फिर ये उसकी ट्रालियां खड़ी होंगी, वो बेचारा जलील हो रहा होगा मिलों के बाहर, ये उसको ख्वार कर रहे होंगे, फिर उसको एक परेशानी हो जाएगी। और अभी जो इन्होंने सबसे खतरनाक काम किया है, देखें, कोई भी प्रोडक्ट जो बनती है मिल में अंदर, तो जब वो प्रोडक्ट जैसे बन के फिनिश होती है, उसकी एक्स मिल प्राइस जो है ना आप मुकर्रर कर देते हैं कि भाई इसकी एक्स मिल प्राइस ये है। उसमें टैक्सेस, सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, इनपुट्स होते हैं, सब शामिल करके। अब इन्होंने कमाल ये किया है, जो असूलन पाकिस्तान में नवंबर में क्रशिंग शुरू होती है, 15 मार्च को क्रशिंग ख़त्म हो जाती है, तो हर साल 1 अप्रैल से लेके 30 मार्च तक, नेक्स्ट ईयर तक, हमारे पास चीनी का एक ही रेट होना चाहिए। ठीक है। चीनी के रेट में बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मिल ने अपना काम खत्म करके वो प्रोडक्शन क्लोज कर दी है 15 मार्च को। अब मज़ेदारी की बात यह है कि अगर आज हम मिल मालकान से बात कर रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि उन्होंने कबूल नहीं किया, भाई आपने कैसे नहीं कबूल किया? आपकी कोई कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ रही है, आपके पास तो बनी हुई एक चीज़ पड़ी हुई है। उस पर कमाल ये है कि इन्होंने अगस्त में जो एक्स मिल प्राइस है जी, आप अगर गौर करें, 165 है, सितंबर में 167 है, अक्टूबर में 169 है, और नवंबर में 171 का एक्स मिल प्राइस है। मतलब जब नवंबर में आपको चीनी गन्ना वाफिर मिकदार में मौजूद होगा, चीनी की क्रशिंग शुरू हो जाएगी, तब भी आपको चीनी सस्ती मिलेगी नहीं। हाँ। क्योंकि नवंबर तक 171 रुपए ये उसको दे चुके हैं, बिल्कुल, मिल मालकान को। जब 171 रुपए की चीज मिल से निकलेगी, उसमें बीच में होलसेलर है, ब्रोकर है, रिटेलर है, तो मुझ तक पहुंचते तो ये 250-300 से कम में चीनी मुझे नहीं लगता मुझे अगले साल में मिलेगी। अच्छा, तो फिर अब मोइन साहब, इसका जो आप लोगों ने आज कमेटी में किया है कि कमेटी ने बेसिकली चीनी एक्सपोर्ट करने वाले शुगर मिल्स मालकान का जो रिकॉर्ड है वो मंगवाया है, इसकी क्या वजह है? अब कमेटी इसमें क्या मजीद प्रोब करना चाह रही है? जब कहानी बुनियादी तौर पे क्लियर तो है आप सबको, तो आप लोगों ने मजीद प्रोब क्या करना है? और मतलब कमेटी को इस चीज़ का यकीन है कि चीनी एक्सपोर्ट में माल बनाया गया है? 100% बात है, ये तो खुद कह रहे हैं ना कि इतने मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ज़र मुबादला आया, तो ज़र मुबादला तो मेरी और आपकी जेब में तो नहीं आया, वो तो उन कंपनीज को ही आया। बिल्कुल। तो अब मजीद आप लोग क्या प्रूव करना चाह रहे हैं इस सारे इशू में, जो डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों ने मंगाई है, और उसके बाद करेंगे क्या? नहीं, हम तो देखें जी, रिकमेंडेशंस ही दे सकते हैं। कमेटी का जो इख्तियार होता है वो रिकमेंडेशंस का होता है, और जो हमारे चेयरमैन है कमेटी के, उन्होंने बहुत सिंसियरली इस पूरे मामले को कंडक्ट किया, और पूरी कमेटी, मैं समझता हूँ कुछ बीच में गड़बड़ थोड़ी सी तलखी हुई, लेकिन अदरवाइज पूरी कमेटी इस मामले पे तमाम पार्टी लाइन से हटकर बिल्कुल यकसू है। जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं वो यही हैं कि जिन अफसरान ने और शुगर मिल मालकान ने और ये जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है, इन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि ना शॉर्टेज हम होने देंगे, ना प्राइस हाइक होगी,
तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के ऊपर फिक्स करनी चाहिए। शुगर मिल्स जो आज उनको नई हुकूमत ये ऑफर कर रही है एक्स मिल प्राइस, उनको एक्स मिल प्राइस नई ऑफर नहीं करनी चाहिए। जो 1 अप्रैल को 2024 को एक्स मिल प्राइस थी, सॉरी 2025 को 1 अप्रैल को एक्स मिल प्राइस थी, हमें उसी एक्स मिल प्राइस पे शुगर उनसे खरीदनी चाहिए और सूबाई हुकूमतों को, होलसेलर को, होर्डिंग करने वालों को, रिटेलर पे सख्ती करें ताकि इसकी ठीक है, थोड़े से प्राइस कंट्रोल हो सके। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मुईन आमिर पीरजादा साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। बड़े ही हैरान परेशान वो भी थे और हमें भी हैरान परेशान कर गए कि जिस किस्म के इंकशाफात आज कमेटी में हुए हैं और जिस किस्म के फिगर्स हमें देखने को मिले हैं, उससे ज़ाहिर है कि कमेटी मेंबरान सारे ही बड़े परेशान हैं और बड़े हैरान भी हैं। और हम दुआगो हैं नाजरीन के ये चीनी का मसला हर साल पाकिस्तान में हर हुकूमत के दौरान एक ना एक कोई बड़ा चीनी स्कैंडल आता है, फिर उसके बाद उस पर काम होता है, फिर कमेटियाँ बनती हैं, फिर उसकी प्रोब होती है और फिर वो किसी रद्दी की टोकरी में शायद चला जाता है। सो इस मरतबा भी ये स्कैंडल तो आया है सामने। अब उम्मीद करते हैं और दुआगो हैं कि इस मरतबा एक ही मरतबा ये चीज़ बाकायदा तौर पे सही तरीके से एक ही दफ़ा प्रोब हो जाए और इसके कोई सॉल्यूशंस, कोई हल, कोई ज़िम्मेदारी फ़िक्स हो, ताकि बार बार ये चीज़ ना कौम को फेस करनी पड़े। और आवाम के लिए भी हम दुआगो होंगे नाजरीन, आप लोगों के लिए भी दुआगो होंगे कि आप लोगों को भी चीनी जो है वो अच्छे दामों आने वाले वक्तों में मुयसर आए। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त और चीनी कम खाइए। वैसे भी मेरा तो ये बॉयकॉट है चीनी का, मैं तो चीनी नहीं खाती। आप लोग बहरहाल अपने फैसला खुद कर सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पर ये बात कर रही हूँ कि चीनी जो है वो वाइट पॉइजन उसको कहते हैं, तो मुज़र सेहत तो वैसे ही है, तो फिर क्यों किसी और का फ़ायदा कराएं, वो भी अपना नुकसान करके, माली भी और तिब्बी भी। तो इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।